नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह बात है 1920 के दशक के भारत की, जब भारत पर ब्रिटिश का राज हुआ करता था और पिछले कुछ दशकों में ये कुछ पुरानी पत्थर की मोहरें हैं जो सिंधु नदी घाटी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास खंडहरों में देखने को मिली, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इसने अपने लिखित भाषा में लिखे गए शिलालेखों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पुरातत्वविदों ने इससे प्रभावित होकर इन उपेक्षित स्थलों की खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने जल्द ही एक 4500 साल पुरानी सभ्यता को उजागर किया, जो सभ्यता ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पूरी तरह से अनुपस्थित थी, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। यह 3300 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ फली फूली, लेकिन उन सभी से बड़ी सभ्यता थी। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने देवताओं या राजाओं के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता को ध्यान में रखकर अपना विकास किया था, जिसमें युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले। और यह सभ्यता ईंटों से निर्मित बड़े पैमाने पर नियोजित शहरों से बनी थी और इस सभ्यता के लोग कांस्य और मूर्ति कला के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी स्वयं की लेखन प्रणाली बनाई, विशाल समुद्र में व्यापार किया और संभवतः दुनिया के पहले इंडोर शौचालयों का आविष्कार किया। और फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जिसके कारणों का पता आज तक नहीं लगा है, जो अभी भी एक रहस्य है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है और अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, लेकिन यह वास्तव में लगभग 4500 साल पहले 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में फले फूले। यह 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। यह मेसोपोटामिया, मिस्र और प्राचीन चीन जैसे ब्रॉन्ज एज की सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी। लगभग सभी प्रारंभिक सभ्यताओं की तरह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटियों के आसपास हुआ। के किसान सिंधु और घग्गर अकड़ा नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खाद्यान्न उगाने में सक्षम थे। सिंधु आज भी एक विशाल नदी है, लेकिन घग्गर अकड़ा लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है। उस समय घग्गर अकड़ा नदी सिंधु से भी अधिक उत्पादक रही होगी। हमने सिंधु की तुलना में घग्गर अकड़ा के किनारे बहुत अधिक बस्तियां पाई हैं। अतीत में घग्गर अकड़ा नदी बहुत विशाल थी, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह हिंदू साहित्य की सबसे प्राचीन खोई हुई सरस्वती नदी हो सकती है। यह सभ्यता सिर्फ सिंधु पर आधारित नहीं है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक भाग है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, क्योंकि हड़प्पा उनका पहला शहर था जिसे हमने खोजा था। तो मैं बाकी वीडियो के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, कोई राज्य, धर्म, युद्ध या राजा का नहीं। हड़प्पा वासी अन्य ब्रॉन्ज एज सभ्यताओं की तरह नहीं थे। प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसे अन्य राज्यों की सभ्यताएं थोड़ी अलग थी, जिनमें वर्गों के आधार पर एक सख्त पदानुक्रम था, जिनमें राज्य द्वारा हिंसा का एकाधिकार उपयोग था और राजाओं जैसे व्यक्तिगत नेताओं पर शक्ति केंद्रित थी। और केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं, स्मारकीय, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। अपने स्वयं के पदानुक्रम, अभिजात्य और विशिष्टता की मजबूत भावना के साथ एक शक्तिशाली धार्मिक संरचनाएं थी। लेकिन हमारे पास हड़प्पा वासियों के लिए राजाओं या पुजारियों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई शाही मकबरा या महल भी नहीं है। इसमें राज्य और धर्म का कोई सबूत नहीं है, कोई मंदिर और पिरामिड भी नहीं है। सेना, हथियार, गुलाम या शक्तिशाली राजनीतिक पूंजी का भी कोई संकेत नहीं है। हड़प्पा वासी कोई शांतिपूर्ण यूटोपिया नहीं थे। हिंसा के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था और वे स्वयं विजय की तुलना में व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के सभी नागरिक अपेक्षाकृत समान जीवन जीते थे। महलों और मंदिरों के निर्माण के बजाय हड़प्पा वासी सार्वजनिक स्नानागार और सीवेज सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। हमें पता नहीं है कि हड़प्पा सरकार कैसे काम करती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कई अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र एक प्रमुख शहर द्वारा शासित होता था। राजाओं के बजाय गांव, कस्बे, शहर और फिर क्षेत्रीय परिषदें हो सकती थी, जो एक सर्वोच्च हड़प्पा परिषद की देखरेख करती थी। इसलिए हड़प्पा साम्राज्य या राज्य के बजाय यह शायद हड़प्पा संघ था, जो इसे बहुत भविष्यवादी
आशावादी बनाता है। हड़प्पा संस्कृति की परिभाषित विशेषताओं में से एक यह है कि उनके शहर और कस्बे कितने सुनियोजित थे। वे 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, जैसे पानी की व्यवस्था, शहरों की बनावट के मानक, शहरों की योजना आदि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की व्यवस्था के बारे में। हड़प्पा नगर नियोजन में पानी, जल निकासी और स्नान का लगभग धार्मिक महत्व था। हड़प्पा के प्रत्येक घर में एक व्यक्तिगत या निजी स्नान कक्ष होता था जिसका प्रयोग प्रतिदिन किया जाता था, जिसके ईंटों के फर्श की बनावट ऐसी थी कि वो एक छोटे से नाले की ओर झुकी हुई थी और इस नाले से गंदा पानी घर से बाहर निकलता था और मुख्य सड़कों के नीचे ईंटों से बने सीवेज सिस्टम में जाता था और यहाँ से पानी शहर से बाहर निकल जाता था। कुछ नहाने के कमरों में एक छोटी सी सीढ़ी होती थी ताकि कोई और स्नान करने वाले के ऊपर एक तरह से शावर की तरह पानी डाल सके। हड़प्पा की खुदाई में लगभग हर घर में शौचालय का पता चला है। हालांकि मोहनजोदड़ो में कुछ और व्यवस्थाएं थी, जैसे शौचालय से निकलने वाले कचरे को नालियों में और शहर के बाहर या शहर में बने बड़े टैंक में या घर के बाहर जमीन में धसे हुए बड़े टैंक में एक प्रारंभिक सेप्टिक टैंक की तरफ निर्देशित किया गया था। हड़प्पा में नालियों को अक्सर अंदर या दीवार के साथ बनाया जाता था। यह नीचे के लोगों को भिगोए बिना सुरक्षित रूप से ऊंची मंजिलों से पानी और कचरे को सड़क स्तर की नालियों में ले आता था, जिसे प्राचीन रोम जैसे शहरों के नागरिक खतरा मानते थे। हमें हड़प्पा की नालियों में काफी कुछ मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के बच्चे अपने साथ स्नानागार में खिलौने लेकर आते थे। यह रबर डकी का सबसे पहला प्रोटोटाइप हो सकता है। अन्य खिलौने जैसे कठपुतलियां, लघु चित्र, गाड़ियां, खाना बनाने के उपकरण और अन्य खिलौने और फर्नीचर भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी खंडहरों की तुलना में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे अलग है। किसी अन्य हड़प्पा स्थल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। द ग्रेट बाथ, यह एकमात्र हड़प्पा इमारत है जिसका किसी प्रकार का धार्मिक महत्व हो सकता है। यह सार्वजनिक स्नानागार एक प्रभावशाली इमारत है जिसके केंद्र में 2.4 मीटर गहरा स्नान कुंड है। यह पूल टार की एक परत के साथ ठीक से फिट की गई जली हुई ईंटों से बनाया गया है। यह इतिहास में वाटरप्रूफिंग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। यहाँ आपको पूल को भरने और खाली करने के लिए नालियां देखने को मिलती हैं। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि द ग्रेट बाथ का उपयोग किसने किया था और क्यों किया था, लेकिन अनुष्ठानिक स्नान हमारा सबसे अच्छा अनुमान लगता है। इस तरह की एक प्रभावशाली संरचना के निर्माण के प्रति समर्पण और सबसे बड़े हड़प्पा शहर में इसका प्रतीकात्मक स्थान हड़प्पा समाज में पानी और स्नान के महत्व को बताता है। जल नियंत्रण के अन्य प्रभावशाली कारनामों में शामिल है धोलीवीरा में बड़े पैमाने पर मानव निर्मित जलाशय, जो शहर को ऐसे घेरे हुए हैं जिससे यह तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हम बात करते हैं शहरों की बनावट के मानकों के बारे में। बड़े हड़प्पा शहर आमतौर पर मेसोपोटामिया के शहरों की तुलना में सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। मेसोपोटामिया के शहर औसतन केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। हड़प्पा राज्य ने इन विशाल दूरियों पर लगभग पूर्ण एकरूपता बनाए रखी। मानकीकृत ईंटों जैसी एकरूपता हर एक हड़प्पा स्थल पर हमें ऐसी ईंटें मिली हैं जो ठीक उसी अनुपात 1:2:4 का पालन करती हैं। इस अनुपात ने हड़प्पा में अच्छे भवन मानकों की गारंटी दी। मानकीकरण भार की इकाइयों तक बढ़ाया गया। बड़े हड़प्पा शहरों से लेकर छोटे खेती वाले गांवों तक घनाकार पत्थर मिले, जिनमें सबसे छोटे का वजन 0.856 ग्राम और औसत वजन 13.7 ग्राम था। इसके बाद आती है शहर की योजना, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद है तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।